मेरी बहन कायर नहीं थी। मेरी दीदी की शादी को 2 वर्ष हो चुके थे। शादी के समय पापा ने दहेज में अपनी हैसियत से ज़्यादा ही दिया। जीजाजी बैंक में कार्यरत थे और घर वाले खुश थे कि लड़की अपने घर में खुश है। कुछ कर्ज भी हो गया था पापा के ऊपर, लेकिन यह संतुष्टि थी कि हमारी लड़की सुखी है। एक दिन अचानक दीदी के पत्र ने सारी पोल खोल दी। लिखा था कि कभी किसी को अपनी कठपुतली मत बनाना और ना खुद किसी की कठपुतली बनना। जब ये खत मिला तब कुछ समझ ही नहीं आया था कि क्या मतलब हो सकता है दीदी की इन बातों का। कुछ दिन बाद एक दिन भोपाल से अचानक जीजू का फ़ोन आया। उन्होंने रोते हुए बताया कि तुम्हारी दीदी ने आत्महत्या कर ली है। इस खबर को सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और मैं निशब्द सी खड़ी रह गई। मेरे मन में बार बार यही बात आ रही थी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दीदी कायर कदापि नहीं थी। और अगर ऐसा हुआ भी हो तो क्यों? फिर मुझे दीदी का वही पुराना पत्र मिला जिसने मन के सब संशय को दूर कर दिया। मैं परेशान तो थी ही, लेकिन उस खत ने मुझे असमंजस में डाल दिया कि क्या दीदी आत्महत्या कर सकती है। मैंने खुद से ही सवाल किया। मैं सोचने लगी दीदी की मृत्यु को मैं यूं ही व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मैं बालकनी पर पड़ी एक कुर्सी पर चुपचाप बैठ गई। मन उदास था, जबकि दीदी को गुजरे 15 दिन बीत चुके थे। दीदी की याद आती तो एक एक कर मन लंबे रास्ते पर निकल पड़ता। जिस दिन यह खबर मिली कि दीदी ने आत्महत्या कर ली, सहसा विश्वास ही नहीं हुआ कि यह बात सच हो सकती है। शादी के बाद 2 साल अच्छे से बीत गए। दीदी और जीजाजी भोपाल में कार्यरत थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा, और यह सवाल मेरे मन में कांटे की तरह चुभता रहता है। मैंने भोपाल जाकर पूरी घटना का पता लगाने का फैसला किया। भोपाल में परीक्षा का बहाना बनाकर मैं पहुंच गई दीदी के ससुराल। वहां जाकर मैंने उन लोगों को न ही जीजाजी को आभास भी होने दिया कि मेरे मन में क्या चल रहा है, लेकिन उन सबके डरे चेहरे कुछ छिपाने की कोशिश करते रहते, जो नॉर्मल नहीं था, और इसी का पता लगाना था मुझे। मैं रोज़ सुबह घर से निकल जाया करती और आस पड़ोस में और दीदी के ऑफिस के पास जाकर लोगों से पूछताछ किया करती। आखिर एक दिन मुझे ऑफिस में काम करने वाली दीदी की सहेली के बारे में पता चला, जिसका जिक्र दीदी अक्सर अपने खतों में किया करती थी। ऑफिस जाकर पता किया तो वो छुट्टी पर थी। वहाँ से जैसे तैसे उनका एड्रेस लेकर उनके घर गई। अपने बारे में उनको बताया तो वो स्तब्ध रह गईं और उनकी आंखें छलछला उठी, पर वो दीदी से जुड़ी किसी भी बात के बारे में बोलने को तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल से उन्हें विश्वास में लेकर दीदी की दोस्ती का वास्ता दिया तो उन्होंने रो रो कर पिछले दिनों घटित हुई सारी घटनाओं से पर्दा उठाया। रश्मि दीदी ने बताया कि शादी के बाद पति मनोज दहेज में दीदी से पैसे की डिमांड करने लगा। इसके चलते आए दिन दीदी से मारपीट किया करता था। दीदी सारी बात अपनी सहेली से बताया करती थी। रश्मि दीदी ने बताया प्रभा जानती थी अपने मायके के हालात। आगे 2 बहनें और थीं जिनकी सारी जिम्मेदारी और शादी का खर्च अभी बाबूजी पर था। इसलिए उसने साफ मना कर दिया था पैसे मांगने से। बस तभी से ससुराल पक्ष के लोग प्रभा को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। वे लोग उसको जान से मारने की धमकी भी देते थे। रश्मि दीदी सिसकते हुए बोली, जिस दिन प्रभा की मृत्यु हुई उससे एक दिन पहले ही वो मेरे पास आकर बहुत रोई थी और अपनी जिंदगी खत्म करने की बात कर रही थी। मैंने उसे बहुत समझाया कि पुलिस में कंप्लेंट करा इनके खिलाफ। आखिर पढ़ी लिखी है तो यूं घुट घुट कर कब तक जीती रहेगी, नहीं तो वापस चली जा अपने मायके। लेकिन प्रभा ने कहा नहीं, मैं बाबूजी को और तकलीफ नहीं दूंगी वापस जाकर या उन्हें इस बारे में कुछ बताकर। अगली रात को ही खबर आई प्रभा ने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। रश्मि दी से बात करके मन में चल रहे सारे सवालों का जवाब मिल चुका था मुझे। मैंने महिला हेल्पलाइन का सहारा लेकर पास के थाने में एफआईआर दर्ज कराई और निष्पक्ष जांच करने के लिए पुलिस से निवेदन किया। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मामले की सही जांच कर दोषी को सजा देने में सहायता करेंगे। फिलहाल तो मैं भारी मन से घर लौट आई, पर दीदी की हत्या के दोषियों को सजा दिलवाए बिना चैन की सांस नहीं लूंगी। ये वादा है मेरा खुद से और अपनी मरी हुई बहन से।
दोस्तों, कैसी लगी ये छोटी सी कहानी आपको? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।